नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं रक्षा मामलों पर हमारी खास पेशकश रखवाले। बड़े लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में एक ऐसा ऑपरेशन देखने को मिला है जिसमें न सिर्फ सेना को काफ़ी वक्त लगा टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने में, जबकि उन्हें नुकसान भी बहुत बड़ा उठाना पड़ा। हमारे 4 जाबाज ऑफिसर्स इस ऑपरेशन में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक, सिपाही प्रदीप सिंह और डीएसपी हुमायूं भट्ट। 2 टेररिस्ट जो वहाँ पे हाइड आउट में थे कोकरनाग में, गरोल गांव के पास में, उनको भी न्यूट्रलाइज किया गया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारा नुकसान जो फोर्सेस का हुआ है, जो फैमिलीज़ का हुआ है, जो फ्रेंड्स का हुआ है, वो बहुत बड़ा है। रखवाले की टीम, मैं, शिव और हमारे सारे साथी श्रद्धांजलि देते हैं सभी वीर सपूतों को। लेकिन हम डिस्कस भी करना चाहते हैं कि इस ऑपरेशन से, जिस तरह से ये ऑपरेशन आगे बढ़ा, जो नुकसान हमारा हुआ, जो टैक्टिक्स, जो स्ट्रेटीजी हम डिप्लॉय करते हैं, क्या उसे लेकर के कोई सवाल उठ रहे हैं जिनको एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। इस पर शिव के साथ मैं बात करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है शिव आपका रखवाले की इस किस्त में। जैसा हमने कहा कि काफ़ी ट्रैजिक है इतने जाबाज ऑफिसर्स को खोना। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन गरोल के बारे में पब्लिकली अवेलेबल है कि किस तरह कोकरनाग में 13 सितंबर को ऑपरेशन शुरू होता है, 19 तक के वो स्ट्रेच हो जाता है। ऐसी कोई जानकारी जो आपके सोर्सेस से आप तक पहुंची हो कि ये ऑपरेशन किस तरह की इंटेलिजेंस पे शुरू हुआ था, और जैसे जैसे ये ऑपरेशन आगे गया, कैसे आर्मी ने और जेके पुलिस ने अपना कोर्स ऑफ एक्शन शिफ्ट किया या चेंज किया? निखिल, जैसे आपने बताया पहले, हम दिल से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं सारे जो परिवार हैं और सेना है, 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को। जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। जो लॉस हुआ है ये बहुत गहरा है। और ये जो काफ़ी जवान ऑफिसर्स और जवान पुलिस ऑफिसर जो हैं, जो शहीद हुए हैं, वो बहुत ही प्रोफेशनल पर्सनल थे। तो ये लॉस बहुत ही बड़ा है, तो मैं ये सामने रखना चाहता हूँ। और मैं एक दूसरी चीज़ जो बोलना चाहता हूँ बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन निखिल, वो ये है कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है, ये टेरर ऑपरेशन। लेकिन उस पर चर्चा करना, उस पर सवाल उठाना और उस पर थोड़ा डीपली डिस्कस करना, मुझे मेरा मानना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Right. क्योंकि इसमें इस घटना में से जो लेसन्स आते हैं सामने, वो भारत के लिए, सेना के लिए, हमारे सिस्टम के लिए बहुत बहुत ही अवश्य है। तो इसलिए हम विदाउट सेंसरिंग हम साफ साफ बात करेंगे इस घटना पर। निखिल, जैसे आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो राष्ट्रीय राइफल्स, जो काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स हैं, वो काफ़ी इलाकों में तैनात हैं। 3-4 साल पहले मैं ये कोकरनाग, गरोल, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो ये इलाका है, वहाँ गया था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे भी एक छोटा सा ऑपरेशन था। ये जो इलाका है निखिल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से नज़दीक नहीं है, काफ़ी दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से। लेकिन जो आतंकवादी थे जो इस एरिया में मिले थे, जो इंटेलिजेंस आया था आर्मी के पास, वो जो इलाका था वो एक छोटा सा गांव के पास था, लेकिन पहाड़ी इलाका था। और जैसे टीवी रिपोर्ट्स में अगर आपने देखा होगा कि ये एक फॉरेस्टेड हिली लैंडस्केप है, जो सबसे मुश्किल लैंडस्केप है जहाँ पर एक टेरर ऑपरेशन करना, क्योंकि उन पहाड़ों में गुफा भी हैं, छुपने के लिए बहुत ही जगह हैं। तो ये एक जनरली एक बहुत मुश्किल टेरेन है जहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ था। तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे निखिल, 19 राष्ट्रीय राइफल्स जैसे यूनिट्स में लगातार इंटेलिजेंस के इनपुट्स आते रहते हैं, डे इन डे आउट। उनके पास ये इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं उनके इन्फॉर्मर्स से, या कुछ इंटेलिजेंस यूनिट से, या आईबी से, या मिलिट्री इंटेलिजेंस से, एनटीआरओ से, बहुत टाइप के इंटेलिजेंस आते हैं। कभी कभी कुछ फोटो आएगा, कभी कभी 2-3 लाइन का इंफॉर्मेशन आएगा कि ये आदमी जो जिसके बारे में जिसका पीछा हम कर रहे हैं, ये इस गांव में स्पॉट किया हमने। ऐसे टाइप का बहुत ही डाइवर्स टाइप के इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं। और हर यूनिट में एक डेडिकेटेड टीम होता है जो ये इंटेलिजेंस को पढ़ता है, वो पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको बेसिकली
उसको फोकस करते हैं, फनल करते हैं, नैरो डाउन करते हैं, ताकि कुछ एक्शनेबल चीज मिले हाथ में, जिसको लेकर आपका यूनिट जो है काम कर सके। तो 99% ये एक्चुअली ट्रू है निखिल कि 99% जो इनपुट्स आते हैं वो एक्चुअली बेकार हैं, क्योंकि उसको लेकर आप एक्ट नहीं कर सकते हो। एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब कि काफी वेग होगा, क्या काफी ब्रॉड होगा, या एडिक्वेट डिटेल्स नहीं होंगे उस इनपुट में, तो इट्स नॉट वर्थ द रिस्क। तो इसलिए वो फाइल करते हैं और साइड पे रखते हैं। लेकिन जब कुछ एक्शनेबल इंटेलिजेंस हाथ में आ जाता है, उसका मतलब है कि 3 चीजें। एक, लोकेशन, जगह का काफी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगा, कुछ कोऑर्डिनेट्स भी शायद होंगे या गांव का नाम। 3, सेकंड पॉइंट कि कितने आतंकवादी हैं, और तीसरा जो स्पेसिफिक पॉइंट है कि अगर उनके आइडेंटिटीज भी हैं। नाउ मेरा मानना है और मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है निखिल कि ये जो इनपुट आया था ये एक काफ़ी स्पेसिफिक इनपुट था, जिसमें लोकेशन और आतंकवादियों का संख्या, ये 2 डिटेल्स थे। उनके नाम नहीं थे, बट ये 2 डिटेल्स थे। और जब कर्नल मनप्रीत सिंह और उनके जो टीम थे 19 RR में, उन्होंने एनालाइज किया इसका, पूरा देखा कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कितना दूर है, उनका बल कितना है उस जगह में, तो उनका एक कंक्लूजन था कि ये हाँ, हम इस कोकरनाग एरिया में हमारा काफ़ी अच्छा अनुभव है, तो हम चलते हैं। ये इट लुक्स लाइक अ श्योर शॉट ऑपरेशन। लेकिन जैसे हमने देखा निखिल कि सेकेंड डे पर ही ये कैजुअल्टीज हो गए थे। सिपाही प्रदीप सिंह का मृत्यु शायद पहले दिन में ही हुआ था, और उनका जो बॉडी था वो लास्ट में उस पहाड़ पर मिला। तो शायद वो पहले विक्टिम, द फर्स्ट वन टू फॉल। उसके बाद था कर्नल मनप्रीत, उसके बाद था मेजर आशीष धनचोक जो कंपनी कमांडर थे, कर्नल मनप्रीत कमांडिंग ऑफिसर थे। तो इस पर भी काफ़ी चर्चा हुआ है निखिल कि कमांडिंग ऑफिसर क्यों सामने थे। उसको बिल्कुल हमने एक अलग सवाल बिल्कुल तो मैं आई विल जस्ट टॉक अबाउट इट ब्रीफली निखिल। मेरा मानना है कि ये ऑपरेशन शायद कर्नल मनप्रीत सिंह ने जो इंटेलिजेंस इनपुट लेकर वो बाहर गए थे इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने, उनको शायद लगा होगा, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर का मतलब कि लीडर ऑफ द यूनिट, वो लीडर है, उसकी जिम्मेदारी है सबकी सेफ्टी का। उन्होंने शायद ये फैसला लिया होगा कि बिल्कुल ये इंटेलिजेंस अच्छा है, सॉलिड है, काफ़ी स्पेसिफिक भी है, लेकिन इसमें काफ़ी रिस्क भी है, और इसलिए मैं आगे से इसको लीड करूंगा, क्योंकि मेरे मन में थोड़ा सा शक है कि शायद कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इसलिए लेट मी टेक द रिस्क। वो लीडरशिप क्वालिटी था। शिव, सिंस आपने उस पॉइंट को टच कर ही दिया है, बिफोर वी से एनीथिंग, हम इस बात को रिकॉर्ड पे रख रहे हैं कि वी आर सिटिंग हियर इन कंफर्ट ऑफ आवर स्टूडियो। करेक्ट। और इट्स ऑलवेज द प्रेरोगेटिव ऑफ द सीईओ कि वो एज एन जहाँ भी वो स्टेशन करना चाहते हैं अपने ऑप में, वो उनका कॉल होता है। उनको वहाँ पे रखा ही इसलिए गया है कि ही विल डिसाइड कि किस तरह से ऑपरेशंस होंगे और किस ऑफिसर को क्या जिम्मेदारी होंगी, इंक्लूडिंग द सीईओ। तो अगर सीईओ को लगता है कि उन्हें कहीं जाना चाहिए तो वो जाते भी हैं। लेकिन शिव, हम एक चीज़ देख रहे हैं कि और नियमित रूप से J&K में इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। अगर हम 2020 में 16 बिहार के सीईओ कर्नल बी संतोष बाबू को छोड़ दें, क्योंकि वो एक अलग चीज़ थी, उसमें एक जनरल अग्रीमेंट था शिव कि वो सिचुएशन ही ऐसा था जो वारंट करता था सीईओ's प्रेजेंस, क्योंकि नाउ वी नो कि कर्नल बाबू वहां पे नेगोशिएट करने गए थे, बात करने गए थे। वो एक एम्बुश या एक काइनेटिक ऑपरेशन नहीं था। ही वाज ट्राइंग टू रीजन विद देम, और वो अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन हाथ से निकली है। लेकिन अगर आप बाकी उदाहरण देखते हैं 2020 में कर्नल राय का है, कर्नल आशुतोष शर्मा का है, कर्नल महाडिक का है, और आप पीछे जाएंगे तो कर्नल नीरज सूद का है 2010 में, उनसे पहले भी हैं 2007 में कर्नल
बड़े सारे उदाहरण हैं। तो जब जब इस तरह के एपिसोड्स हुए हैं तब तब काफ़ी वेटरन्स ने भी इस चीज़ को क्वेश्चन किया है, काफ़ी जर्नलिस्ट ने भी, कि ये बात तो ठीक है कि सीईओ एज एंड व्हेन जहां उनको ठीक लगता है वो जाएं, लेकिन जो फिलॉसफी पे हम काम करते हैं कि सीईओ डिसाइड करेंगे चीज़ें किस तरह से होने वाली हैं और यंग ऑफिसर्स उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सीईओ को हर जगह प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। आर्मी ऑब्वियसली इसको डिफेंड करती आई है कि वो उनके सीईओस तो सामने रहते हैं, वो रियर में नहीं रहते हैं। आप किस तरह देखते हैं कि, क्योंकि ये घटना, ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब एक इतने बड़े ऑफिसर की शहादत होती है तो वो ट्रूप मोराल से संबंधित है। आपकी जो आर्मी लीडरशिप का जो बड़ा बिगर पिक्चर वाला डिसीजन मेकिंग है वो उसको सवालों के घेरे में ले आता है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? पहले निखिल, मैं इस घटना को रोमांटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो जो चर्चा हुआ है, जो लोग सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इतना जो डिस्कशन और ज्ञान देते हैं इस घटना पर, मुझे काफ़ी गुस्सा होता है। तो मैं साफ साफ बता दूं कि कोई कमांडिंग ऑफिसर या सैनिक अपने आप जानबाज नहीं होता है। वो अपने जान के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करेगा। Right. ये जो सेना है ये एक बहुत ही प्रोफेशनल बल है। जो फैसला, जो निर्णय वो लेते हैं फील्ड में, वो सोच समझकर लेते हैं। जो लीडर है, कमांडिंग ऑफिसर है, वो ऐसे ही एक इमोशनल डिसीजन नहीं लेता है। ये बहुत ही डिटेल, बारीकी से जाके सारा जो इंटेलिजेंस है, सारा जो सिनारियोस को देखकर उसके बाद ही ऐसे फैसला लिया जाता है निखिल। एक चीज़। दूसरी, इतने सारे जो उदाहरण हैं जम्मू एंड कश्मीर में जिसमें कमांडिंग ऑफिसर सामने थे और लोग ये सवाल उठाते हैं कि कमांडिंग ऑफिसर का वहाँ पे सामने होना क्यों ज़रूरत पड़ा। ये एक्चुअली एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये एक सवाल है। लेकिन मुझे हमेशा मानना है ये निखिल कि कमांडिंग ऑफिसर जो ज़मीन पर है, उस स्थिति में, उस बेटर फ्लूइड सिचुएशन में, ये ऐसा नहीं है कि ये एक स्टिल सिचुएशन है, एक फ्लूइड सिचुएशन है जो डायनामिक है। सिचुएशन बदल रहा है, मिनट बाय मिनट बदल रहा है। कमांडिंग ऑफिसर बेस्ट पोजीशन में होता है ऐसे फैसला लेने के लिए। ऐसा कोई कमांडिंग ऑफिसर, ऐसा कोई सैनिक, ऐसा कोई आर्मी पर्सनल है ही नहीं जो अपना लाइफ को रिस्क में डालेगा ऐसे ही विदाउट एनी रीजन, बेवजह सामने जाके अपना यू नो टू रिस्क इंजरी और योर लाइफ। ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि घटना के बाद जो चर्चा होती है वो बहुत आसान है, ज्ञान देना बहुत आसान है। घटना के बाद, ऐसे घटना के बाद, कोकरनाग जैसे घटना के बाद हम हमेशा बहुत आसान होता है निखिल ये बोलना कि वाई डिड द कमांडिंग ऑफिसर नीड टू गो, क्या डॉक्टरली ये अच्छा नहीं है, इसका मतलब कि ट्रेनिंग की फॉल्ट है, ये वो। अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे इस सवालों में, शायद कुछ लेसन्स हैं, देखिए बिल्कुल कुछ लेसन्स होंगे, लेकिन जो आर्मी यूनिट्स में जो स्ट्रक्चर है, वो जो विश्वास है कमांडिंग ऑफिसर और उनके मेन के बीच में जो विश्वास है, ट्रस्ट है, जो रिलेशनशिप है, वो स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो कमांडिंग ऑफिसर इज इन द बेस्ट पोजीशन टू डिसाइड। उनका डिसीजन हमेशा बेस्ट है। आर्मी, गवर्नमेंट, भारत कमांडिंग ऑफिसर के जो डिसीजन मेकिंग पावर्स में पूरा विश्वास रखता है निखिल, क्योंकि वो बेस्ट पोजीशन में है ये फैसला लेने के लिए। तो इसलिए केस बाय केस हम डिटेल में डाइसेक्ट कर सकते हैं, पोस्टमार्टम कर सकते हैं कि क्या इस स्थिति में कमांडिंग ऑफिसर को जाना अच्छा था, ठीक था, या किसी और को भेजना चाहिए था। ये हम लगातार ये डिस्कस हो सकता है निखिल, और मुझे नहीं लगता कि कोई दो घटना सिमिलरली हम अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन इस जो कोकरनाग में हुआ था, जैसे मैंने शुरू में बताया कि इस कारण कर्नल मनप्रीत ने ये निर्णय लिया था कि वो लीड करेंगे, क्योंकि उनके मन में, और मैंने इस यूनिट से किसी से बात नहीं की है, लेकिन मैंने कुछ बटालियन कमांडर्स, कुछ राष्ट्रीय राइफल्स के लोग से भी बात किया,
मैंने एक्चुअली सवाल किया कि कमांडिंग ऑफिसर को क्यों जाना पड़ा, ये इतना एक्सपीरियंस्ड यूनिट है, उनके पास लेफ्टिनेंट कर्नल्स होंगे, उनके पास मेजर्स होंगे, अगर आपको ऑफिसर ही भेजना है तो आपके पास मेजर्स भी होंगे, आपके पास कैप्टन्स भी होंगे, यंग ऑफिसर्स, उनको भेज देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई ऐसा सवाल नहीं उठा रहा है कि कमांडिंग ऑफिसर का जो जान है किसी और की जान से और कीमती है, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपके पास, आप लीडर हो, आप पीछे से आप स्ट्रैटेजाइज करके, आप एडवाइस देके, आप उनको उनका मोराल ठीक से रखो, आप लीडरशिप दो, आप क्यों आगे जा रहे हो। लेकिन मुझे अगेन आई रिपीट माई सेल्फ कि कमांडिंग ऑफिसर का डिसीजन है ये, और इफ अ कमांडिंग ऑफिसर डिसाइड्स कि उनको ही आगे जाना है, देयर इज अ वेरी गुड रीजन फॉर इट। ठीक बात है शिव। सिंस आपने ये एस्टैब्लिश किया कि इट वाज द सीईओ's कॉल, अब वो गए तो वो गए, उसको यहाँ से डाइसेक्ट करना मुश्किल है। हम ये जानना चाहते हैं कि श्रीलंका में हमने ये बहुत बार देखा, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम खूब नज़र आती थी कि जो ऑफिसर्स होते थे, फॉर द वेरी रीजंस जो हमने अभी डिस्कस किए, उनको अलग से पिक किया जाता था, जो मिलिटेंट्स वहाँ पे हुआ करते थे उनके तरफ से, और वो एक सबक बना कि अगर आपके ऑफिसर्स ऑब्वियसली वो रेयर में नहीं है, वो सामने है, वैनगार्ड में है, ऑप्स में जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा मिक्स होंगे, ज़्यादा जेल होंगे विद द ट्रूप्स, ताकि जो सामने अगर कोई स्नाइपर है या कोई दूसरी जो सामने से जो दल है, वो ये मेकआउट ना कर सके कि इनका रैंक प्रोफाइल क्या है या डिसीजन मेकर मेन आदमी वहां पे क्या है। क्योंकि जैसे ही सीईओ या जो भी ऑपरेशन का कमांडर होगा, इफ यू टेक हिम और हर आउट, उसके बाद से वो ऑप का ही मोरल डाउन हो जाता है। क्या यहाँ पे जो कोकरनाग में हमने देखा, ये जो एक लेसन था फ्रॉम श्रीलंका, ये अप्लाई हुआ था, या फिर एक या इस तरह की कोई स्थिति थी कि उन चीज़ों को हमने थोड़ा इग्नोर किया है, इसलिए आपके 3 ऑफिसर्स, जेकेपी से भी एक डीएसपी थे, आशीष धोचक भी वाज अ मेजर, तो क्या ऐसी कोई जानकारी है कि जो टेररिस्ट थे उजैर और उसका एक जो साथी था, क्या वो मेकआउट कर पाए थे कि वो 3 ऑफिसर्स को वो टारगेट कर पा रहा है? एक बढ़िया उसको टारगेट मिल गया था जो स्थिति थी वहाँ। निखिल, बहुत अच्छा सवाल। मेरा जवाब ये है कि आई थिंक कि श्रीलंका के ऑपरेशंस और जो जम्मू एंड कश्मीर, जो कोकरनाग ऑपरेशन में जो अंतर हैं वो काफ़ी बड़े हैं। जो ऑपरेशंस श्रीलंका में हुए थे वो एक सेमी कन्वेंशनल ऑपरेशंस थे, जिसमें जो यूनिट्स आगे चलते थे वो काफ़ी संख्या में चलते थे। लेकिन अगर आप कश्मीर वैली और ऐसे कोकरनाग इलाकों में, अगर छोटे टीम्स होते हैं, बहुत ही छोटे टीम्स हैं, मैक्सिमम 2 लोग मैक्सिमम 2 लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि उनका स्पेशली अगर आप एक बिल्ट अप एरिया में ऑपरेशन कर रहे हो, या एक पहाड़ में जहाँ पे टेररिस्ट हाइड कर रहे हैं कुछ गुफा में, तो जो एक्चुअल यूनिट्स हैं वो 2 लोग चलते हैं, समटाइम्स इवन 1 पर्सन, क्योंकि टारगेट्स बहुत कम रखने हैं, छोटे रखने हैं। ये जो आतंकवादी थे निखिल इस ऑपरेशन में, वो एटलीस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आतंकवादी थे, उनका ट्रेनिंग अच्छा था, उनका काफ़ी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी था। हमको ये एब्सोल्युटली श्योरली पता नहीं है कि क्या उनको पता था कि कर्नल मनप्रीत कौन है या मेजर आशीष धोचक कौन है, लेकिन ऐसे कुछ पिछले घटनाओं में ऐसा हुआ है कि जो आतंकवादी आते हैं उनको पता है कि कौन सा राष्ट्रीय ऑफिसर कौन है इसमें से, उसमें से, और अब तक उनको पता चल गया होगा कि कौन ऑफिसर है और कौन सैनिक है निखिल। क्योंकि जो डेप्थ में ये आतंकवादी लोग स्टडी करते हैं एक टेरेन को, जो प्रेपरेशन होता है उनके पाकिस्तान के साइड में से, right. जो इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस उनको मिलता है कश्मीर वैली में, और मैंने कुछ पिछले एपिसोड में भी बताया कि आतंकवादियों का जो ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क कश्मीर वैली और सेना से बहुत ही आगे है। ये एक चैलेंज है जो अभी तक the army and the system has not been able to beat. तो मुझे लगता है कि काफ़ी अलग है श्रीलंका की साइड से, लेकिन निखिल इनको पता होगा, और हमको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे एनकाउंटर में जब टेररिस्ट्स
किसी घर में या किसी गुफा में छुपे हैं और वहां से फायर कर रहे हैं, उनका बिल्कुल एडवांटेज है, एडवांटेज बिल्कुल उनके पास है, क्योंकि वो देख सकते हैं कि कौन आ रहा है, और कोई नहीं देख सकता। और ऐसे ही स्थिति में शायद कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और हुमायूं भट्ट का शहादत हुआ था। और ज्यादा जो ऑपरेशंस हम रिपोर्ट करते हैं निखिल, और आपने भी देखा होगा, आप कश्मीर गए भी हैं रिसेंटली, ज्यादा जो ऑपरेशंस आप देखते हो, जो सामने ऑफिसर्स होते हैं वो मेजर्स होते हैं, मेजर या कैप्टन होते हैं। कर्नल, कमांडिंग ऑफिसर बहुत ही रेयर ओकेजन्स पे होते हैं, होते बिल्कुल हैं। हमको सुनने में आता है जब कुछ दुर्घटना होता है तब हमको सुनने में आता है, बट ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही रेयर है। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं ऑन अ डेली बेसिस जिसमें कमांडिंग ऑफिसर फ्रंट करते हैं। ये तो दुखद की बात है कि हमको सिर्फ तब सुनने में आता है जब कोकरनाग टाइप का ऑपरेशन होता है। शिव, एक और सवाल पूछा जा रहा है कि जैसे इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, ऑब्वियसली आर्मी ने तो अपने तरफ से कुछ कहा नहीं है, लेकिन लोगों ने सोर्सेज के आधार पे, मैं प्रवीण स्वामी को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि इन 3 ऑफिसर्स में से 2 बहुत लंबे समय तक के जीवित थे, लेकिन इनको हम इवैक्यूएट कर नहीं पा रहे थे हमारे हेलीकॉप्टर्स वहाँ से, क्योंकि काफ़ी इफेक्टिव फायर उन हेलीकॉप्टर्स पे भी बिल्कुल किया जा रहा था। ऐसे में कुछ लोगों ने पूछा कि हमने गनशिप्स क्यों नहीं इस्तेमाल किए। बहुत ही अच्छा सवाल, और काफ़ी एयरफोर्स के वेटरन्स भी इस पॉइंट को लेकर एक बड़ा सा डिबेट बनाया है सोशल मीडिया पर स्पेशली। निखिल, इसमें ये एक ऐसा सवाल है जिसमें एक डायरेक्ट आंसर नहीं है, एक डायरेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है निखिल कि जो 19 राष्ट्रीय राइफल्स के लोग थे, जो स्पेशल फोर्सेस के लोग थे, जो नॉर्दर्न कमांड के जो ऑफिशियल अधिकारी थे, उनके पास बिल्कुल ये विकल्प था कि आप आर्म्ड गनशिप्स, हेलीकॉप्टर गनशिप्स जो उधमपुर में स्टेशन है, वो तुरंत बुला सकते थे और 1-2 घंटे में वो तैनात भी हो जाते उस इलाके में और वो यूज़ करते। लेकिन मैं सिर्फ एक एजुकेटेड गेस कर सकता हूँ, और वो ये है निखिल कि जो कॉर्डन है, जो आतंकवादी जहाँ पे थे, जब उनको सराउंड किया गया था, वो कॉर्डन को तोड़ना नहीं चाहते थे। और अगर आप गनशिप्स, और मैंने कुछ एयरफोर्स और कुछ आर्मी लोगों से पूछा कि ये एक्चुअली एक ऑब्वियस सवाल है, अगर आपने पिन डाउन किया है, आपके 2 लोग वहाँ पर हैं जो घायल हैं, उनको अगर इवैक्यूएट करना है तो आपको कवर फायर देना पड़ेगा, हेवी टाइप का कवर फायर दूरी से, और वो गनशिप से ही कर सकते हो। उनका कहना था कि रिस्क था, शायद रिस्क हुआ होगा ग्राउंड पर, काफ़ी लोग ऑलरेडी तैनात हुए होंगे, और जो कमांडर था ग्राउंड में, जब कर्नल मनप्रीत घायल हो गए होंगे तो उनका जो 2IC सेकेंड इन कमांड, वो तुरंत एक्टिव हो गए होंगे, और उनका फैसला हुआ होगा निखिल कि आर्म गनशिप्स का विकल्प है हमारे पास, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अभी मेरे जो मेन हैं उनको मैं पीछे नहीं हटा सकता अभी, और अगर गनशिप्स आते हैं कोलैटरल डैमेज हो सकता है, नहीं तो मैं इनको पीछे हटने के लिए नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये पीछे हटते हैं, बहुत मुश्किल से हम आगे आए हैं टू दिस सेफ पोजीशन, और काफ़ी इफेक्टिव फायर अभी भी आ रहा है वो हाइडिंग प्लेस से। अगर हम पीछे हटते हैं, ये आतंकवादी शायद भाग जाते हैं, वो एस्केप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे डायनामिक डिसीजंस हैं निखिल। तो कुछ लोगों के मन में ऐसे लगता है कि ये बहुत आसान इसलिए मैंने पूछा। तो इसलिए मैंने एक एयरफोर्स ऑफिसर और एक आर्मी पर्सनल से बात की, और एयरफोर्स का तो ये है कि देखो, हम हैं वहाँ पर, हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास कुछ अच्छा डिटेल्ड इंटेलिजेंस है इलाके का तो हम कर सकते थे। लेकिन जब मैंने आर्मी वाले से पूछा, उन्होंने बोला कि देखो, कॉर्डन काफ़ी छोटा हुआ होगा, और इसलिए गेटिंग अ गनशिप देयर वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। और हमको भूलना नहीं चाहिए निखिल कि ये जो गनशिप का सवाल है, 3 लोगों की शहादत के बाद ये विकल्प सामने आया होगा। वो जो 2 लोग थे जो घायल थे और जो तड़प रहे थे उनके सामने, हमको सोचना भी पड़ेगा कि कितना मुश्किल हुआ होगा सेकंड इन कमांड और जो भी इन कंट्रोल था, कि उनके पास ये विकल्प है लेकिन वो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जो इफेक्टिव फायर आ रहा था आतंकवादियों से
वो इतना इफेक्टिव था कि वो भी खुद नहीं आगे जा सकते इनका मदद करने। तो एग्जैक्टली व्हाट आई सेड अर्लियर, पोस्ट फैक्टो बोलना कि ड्रोन क्यों नहीं इस्तेमाल किया, या आर्म्ड गनशिप क्यों नहीं इस्तेमाल किया, या रॉकेट लॉन्चर क्यों नहीं इस्तेमाल किया, जो हुआ बाद में, ये आसान है निखिल, लेकिन ये जो सिचुएशन है, सही बात। जो लोग हैं वहां पर उनको बेस्ट पता है। अब जो जिस टर्म को शिव बार बार यूज़ कर रहे हैं आप उस पर ध्यान दें। जनरली हम JNK में देखते हैं कि टेररिस्ट, क्योंकि कुछ लोग ट्रेनिंग के साथ होते हैं और कुछ लोग सिर्फ मोटिवेशन के साथ आते हैं। सिर्फ मोटिवेशन वाला मामला जहाँ होता है, दे जस्ट स्प्रे बुलेट्स, वो एक बार चालू करते हैं और वो बर्स्ट के बाद में वो वहाँ से वो भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देयर वाज सम लेवल ऑफ ट्रेनिंग, इसीलिए इफेक्टिव फायर का मतलब ये होता है कि वो एक एक गोली को प्लेस कर पा रहे हैं जहाँ पे, जिसे एक बढ़िया फायर करने का तरीका बताया जाता है। ना हम रीइंफोर्स कर पा रहे थे नीचे से, और हमारे ना गनशिप्स हम भेजने का ऑप्शन ले पा, और हमारे हेलीकॉप्टर्स भी नहीं जा पा रहे थे। तो ये आपको बताता है कि जो टेररिस्ट थे वो कितनी तैयारी के साथ आए थे और एक बढ़िया पोजीशन उन्होंने लिया हुआ था। और जैसे शिव बता रहे थे कि जो 2IC थे उन्होंने बिल्कुल इसको कंसिडर किया होगा, लेकिन स्पेसिफिक इस ऑप में उनके पास ये ऑप्शन रहा नहीं होगा। शिव, हमने जितने भी बात की है उसमें बार बार हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन के जो स्पेसिफिक्स हैं वो कुछ अवेलेबल हैं, सारे अवेलेबल नहीं हैं, इसीलिए हम कुछ इन्फॉर्म गेसेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार हम इसी एक ग्लास सीलिंग से टकरा रहे हैं कि स्पेसिफिकली इस ऑपरेशन में जो डिसीजन मेकर्स थे उनका थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा या उनके कंपल्शंस क्या रहे होंगे, उनको यहाँ से डाइसेक्ट करना मुश्किल है। बट स्टिल मैं जानना चाहता हूँ कि अब जब ये एक नतीजा हमारे सामने है, 4 लोगों की हमारे तरफ से शहादत हुई है, 2 टेररिस्ट हमने न्यूट्रलाइज किए, क्या कोर लेवल पे या कमांड लेवल पे इस बात को एक्नॉलेज किया जा रहा है कि हमें शायद कुछ लेसन्स हैं जो कोकरनाग से हमें लेने चाहिए और अपने जो बैटल फॉर्मेशंस हैं, जो हमारी ट्रू फॉर्मेशंस हैं, जो एक्चुअली ग्राउंड पे जाते हैं? निखिल, हर कोई एनकाउंटर जो होता है, ऐसे टाइप का एनकाउंटर जो दुखद है या कुछ सक्सेसफुल एनकाउंटर भी, एक बहुत ही डिटेल्ड पोस्टमार्टम होता है, एक पोस्ट फैक्टो एनालिसिस होता है, काफ़ी डीब्रीफ रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, और ये हर फॉर्मेशंस में और एटलीस्ट नेसेसरी फॉर्मेशंस में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि हर एनकाउंटर से काफ़ी कुछ लेसन्स सामने आते हैं। ऑब्वियसली इस कोकरनाग वाले घटना से बहुत सारे लेसन्स आगे आएंगे, और वो जो कार्य है निखिल, वो अभी जारी है। वो अभी नॉर्दर्न कमांड के लेवल पर, आर्मी हेडक्वार्टर्स, डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के लेवल पर, ऐसे इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस के लेवल पर, सारे लेवल्स पर अभी एक पोस्टमार्टम चल रहा होगा। सारे जो लेसन्स हैं वो कंपाइल करेंगे और फिर वो 19 राष्ट्रीय राइफल्स, नॉर्दर्न कमांड, 15 कोर, ये सारे जो हैं श्रीनगर में, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों पर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा निखिल। एक तो जो निर्णय था कमांडिंग ऑफिसर का कि मैं ही लीड करूंगा, उस निर्णय का काफ़ी एनालिसिस होगा, पोस्टमार्टम होगा। दूसरा कि गनशिप्स के ऊपर शायद एक एनालिसिस होगा निखिल। तीसरा और शायद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है कि जो इंटेलिजेंस आया था वो कहाँ से आया था, किस टाइप का इंटेलिजेंस है, किसने दिया ये इंटेलिजेंस को, क्योंकि हमको कभी पता नहीं पड़ेगा कि किसने दिया है, क्योंकि ये बहुत ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। 19 राष्ट्रीय राइफल्स के जो खबरी होते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के नेटवर्क में, उनसे आया होगा, पता नहीं कहाँ से आया होगा। क्योंकि निखिल एक काफ़ी स्ट्रेंज टाइप का एक थियोरी भी चल रहा है कि शायद एक ट्रैप भी हुआ होगा। क्या ये एक ट्रैप था? क्या ये इंटेलिजेंस को थोड़ा तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट करके क्या 19RR के हाथ में ये प्लांट हुआ है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली एक सेंस है कि शायद इतना गहरा नो हाउ था इन लश्कर तैयबा और ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इन आतंकवादियों का, कि उन्होंने एक्चुअली टारगेट किया था इस यूनिट को। क्या पता, अगर एनालिसिस में ये सामने आता है तो पता चल जाएगा कि इनका एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है। लेकिन देखना पड़ेगा निखिल कि वो इंटेलिजेंस
में क्या था कि कर्नल मनप्रीत ने डिसाइड किया कि ये इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए और वो सामने से लीड करेंगे। और शिव इसलिए भी क्योंकि ऑपरेशन रात में शुरू होता है, उसे रोका जाता है क्योंकि ये एक जनरल परंपरा है कि अनलेस इट्स एक्सट्रीमली नेसेसरी आप रात को बहुत ज़्यादा आप कॉर्डन करते हो, लेकिन आप एक्शन से इसलिए बचते हैं, अननेसेसरी लॉस ऑफ लाइफ को अवॉइड किया जाता है। सुबह एक और इंट मिलती है और फिर उसके बाद में आपके ये ऑफिसर्स आगे जाते हैं। और हमारे दर्शक ये भी ध्यान में रखें कि इंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ J&K से आ रही है या सिर्फ बटालियन लेवल फॉर्मेशंस में होती है। इंट काफ़ी लेवल्स पे जाती है। आपके जो आर्मी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, वहाँ से लेके जो आपकी 15 कोर बादामी बाग में है, वहाँ से लेके बटालियन फॉर्मेशंस के लेवल तक के, और हर लेवल पे वो फिल्टर होते हुए चलती है और देखा जाता है कि किस इंट को किस तरह से। तो जो ये आखिरी पॉइंट शिव रेस कर रहे हैं, इस ये लाख का सवाल यही है कि क्या उस इंटेलिजेंस में कोई प्रॉब्लम थी, और उसको, क्योंकि अगर वो एक दिक्कत है तो ये दोबारा हो सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो हमें बिल्कुल। उस प्रॉब्लम को वीड आउट, इसीलिए इस तरह के शोज में डिस्कस किया जाता है। तो एब्सोल्यूट प्रायोरिटी होगा निखिल, जैसे आपने बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंटली आपने बताया कि इंटेलिजेंस किसी भी लेवल से आ सकता है। ये आर्मी हेडक्वार्टर्स के लेवल से डिस्टिल होके आ सकता है 19 RR के पास, 15 कोर से आ सकता है, 19 RR को डायरेक्टली भी आ सकता है ये इंटेलिजेंस, तो कहीं से भी आ सकता है। तो इसलिए जैसे आपने बताया, बिल्कुल सहमत हूं कि जो प्रायोरिटी होगा अभी सेना के लिए वो होगा कि ये इंटेलिजेंस कहाँ से आया, क्या ये साफ इंटेलिजेंस था, क्या ये साफ इंटेलिजेंस था और ऑपरेशन डीरेल हो गया था फॉर वॉट एवर रीजन्स, टैक्टिक्स की वजह से डीरेल हुआ होगा, या इंटेलिजेंस में कुछ गड़बड़ था। तो ये दिस इज द प्रायोरिटी। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले भी कहा, हम ये जानते हैं कि ये स्टूडियो में बैठ कर के डिस्कशन हो रहा है, और जो 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 लोग अगर ग्राउंड पे हैं दे नो बेटर, उनके डिसीजंस की आलोचना नहीं हो रही है, उनके डिसीजंस को एक तरह से एक पॉजिटिव क्रिटिक देने की कोशिश होती है, सो दैट हमारे दर्शक भी इन्फॉर्म हो, वो टैक्स पेयर्स इन्फॉर्म हो जो इन सारी एक्टिविटीज़ को फंड करते हैं। फैमिलीज़ हैं जो फॉर्मेशंस में जितने लोग अभी काम कर रहे हैं, जिनके यहाँ शहादत हुई है, उनके कई सवाल होते हैं, उन तक के उनको एक क्लोजर मिले कि जो हुआ वो क्यों हुआ। और लोगों का कनेक्शन भी था निखिल। जब ये तस्वीरें सामने आए उनके घर में, जो श्रद्धांजलि के सेरेमनीज थे, उनके जो लास्ट राइट सेरेमनी थे, इतने सारे इंडिया के लोग एक इमोशनल कनेक्शन देखे थे। तो इसलिए आई थिंक ये सवाल जो है जायज़ ठीक है। शिव, एक आखिरी छोटा कमेंट हम चाहते हैं, हमने इसको एक ट्रैजिक खबर को डिस्कस किया, एक अच्छी खबर पे हम खत्म करना चाहते हैं। C295 उनके डिलीवरी, फर्स्ट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हो गई है, वडोदरा में आ गया है, और 25 सितंबर को एक फॉर्मल सेरेमनी हिंडन में इंडक्शन भी हो जाएगा। उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाने वाले हैं। फाइनली एवरो रिप्लेसमेंट्स। और मुझे एक चीज़ अच्छी ये लगी कि जैसे पहले आप बताते थे कि आपके करियर के स्टार्ट में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो अभी भी पूरे नहीं हो पाए, स्पेशली नेवी में, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो रखवाले के ही लाइफ टाइम में ये तो बहुत जल्दी हो गया है। ये बहुत जल्दी हो गया जब से डील साइन हुई है और जब पहला एयरक्राफ्ट हमारे पास में आ गया, और अब ये इंडक्ट भी होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बहुत जल्दी शिव, हाँ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो ऑलरेडी शुरू हुआ है, लेकिन ये स्पेन से, हाँ ये स्पेन है। इसके बाद 15 और आएंगे इस साल, और नेक्स्ट ईयर में टोटल 16 मेड इन स्पेन C295 एयरक्राफ्ट आएंगे। उसके तुरंत बाद निखिल, आई थिंक 2026 से जो मेड इन इंडिया C295 वडोदरा में ही बनेंगे। और ये जो C295 जो 25 सितंबर को हिंडन में कमीशन होगा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये जो विमान है वो वापस वडोदरा जाएगा, क्योंकि वहीं पे बेस्ड होगा। कुछ साल के लिए वहीं पे बेस होगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो टाटा एयरबस का जो जॉइंट वेंचर में जो बन रहा है, उनका मानना है कि यहीं पे रखते हैं, स्क्वाड्रन भी यहीं होगा, हमारा प्रोडक्शन लाइन भी यहीं पे होगा, तो इसलिए वो फीडबैक के लिए इजी रहता है। इसलिए आप तेजस देखिए, शुरुआत का डिप्लॉयमेंट साउथ में था, क्योंकि आपका पूरा इंफ्रा वहां पे है, आपके इंजीनियर, साइंटिस्ट, DRDO वो लोग सब वहां बैठे हुए हैं, तो उनके लिए इजी होता है लॉजिस्टिक्स के पर्पज से कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द एयरक्राफ्ट,
वो आप तुरंत या तो वो जा सकते हैं या तो एयरक्राफ्ट को वहां लाया जा सकता है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। शिव, हमने ये एवरो का रिप्लेसमेंट तो है, हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन में जब से युद्ध हुआ है और अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़ाई खत्म होगी, कौन जीतेगा कहाँ, अभी कुछ दिन चलेगा। एंटोनोव जो डिज़ाइन ब्यूरो के हमारे पास AN-32 बड़े संख्या में जो हमारा वर्क हॉर्स है एयरफोर्स का, उसके रिप्लेसमेंट पर भी कोई गंभीर विचार चल रहा है? निखिल, यूक्रेन वॉर के बाद मेरा मानना है कि भारतीय वायुसेना कभी भी एंटोनोव को नहीं कंसिडर करेगा, क्योंकि वो तो खत्म हो गया, बात खत्म। एंटोनोव का कंपनी शायद जारी रहेगी, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है वो रिस्क फैक्टर जो है सप्लाईज में या मेंटेनेंस में, इंडियन एयरफोर्स के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनका जो फोकस है अभी वो है वेस्टर्न एयरक्राफ्ट। उनको सोवियत और रशियन और यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट से वो चैप्टर बंद हो गया है, अब उनका एक नई शुरुआत है वेस्टर्न एयरक्राफ्ट से, और ये C-295 ये पहला एयरक्राफ्ट है। तो निखिल, इसके पहले जो था यूक्रेन वॉर के पहले जो एक ऑप्शन था इंडियन एयरफोर्स का कि जब हम एवरो रिप्लेस कर रहे हैं तो हमने C-295 चुना है, जब हम AN-32 रिप्लेस करेंगे तब देखेंगे कि किस चीज़ को चुनेंगे। लेकिन अब यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद वो जो विकल्प हैं वो वो ख़त्म हो गए हैं। अब C-295 जो है वो इंडिया में ही बनेगा, और इट स्टैंड्स टू रीज़न कि दे रिप्लेस द AN-32 विद द C-295। मैं वही सोच रहा था कि अगर इन नंबर्स हम C-295 इंडक्ट करते हैं तो क्या जो ड्यूटीज़ हमारा AN-32 जो कर रहे हैं हमारे एयरफोर्स के लिए, क्या वो सारे वो उस पूरे मिशन प्रोफाइल में वो फिट होता है, या फिर एक एयरक्राफ्ट का रिक्वायरमेंट बचेगा? निखिल, AN-32 और C-295 काफ़ी कंपेरेबल विमान हैं। जो उनका वेट कैटेगरी है, कैपेबिलिटी है, जो साइज़ है, सारा जो है काफ़ी सिमिलर है। C-295 ऑब्वियसली एक काफ़ी एडवांस्ड जो इंजन है, रिलायबिलिटी है, सिस्टम्स, कॉकपिट है, वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो C-295 अभी बनेंगे, क्योंकि AN-32 अभी अपग्रेड भी हुए हैं, तो उनका जो लाइफ एग्जिस्टिंग लाइफ जो है AN-32 का वो काफ़ी लंबा है। आई थिंक 10-15 साल और वो चल सकते हैं फ्लीट सर्विस में। तो इसलिए अभी जो 40 C-295 बनेंगे एयरफोर्स के लिए, जो एवरो को रिप्लेस करेंगे, उसके तुरंत बाद और उसके बीच में वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, तो वो संख्या बढ़ जाएंगे। दे विल स्टार्ट फ्लाइंग विद द AN-32s। हाँ, मतलब मैं वही सोच रहा था कि अगर आप इस चीज़ में आगे बढ़ते रहते हो तो आप इसी ऑर्डर को रिपीट करोगे, आपका एक्सपीरियंस, और वो आप 2 टाइप्स वाली प्रॉब्लम से भी बच रहे हो। ठीक है, इसी अच्छे नोट पे रखवाले किस किस को हम कंक्लूड कर रहे हैं। इस किस को आपने देखा, आपका शुक्रिया, और शिव आपने वक्त दिया, आपका भी थैंक यू।